नेक्स्ट देखते हैं एसी मिली वोल्ट मीटर से। ओके, तो 115 क्वेश्चन में क्या रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, तो इंस्ट्रूमेंट वो भी किस तरीके की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो डीसी एंड एसी वोल्टेज ओनली। तो केवल मेन बात यहाँ पे क्या है कि केवल वोल्टेज को ही मेजर करते हैं, मेन चीज़ ये है। अब क्या क्या मेजर नहीं कर पाते, करंट नहीं, डीसी एसी करंट एंड वोल्टेज दोनों तो फिर नहीं है ना, क्योंकि करंट को नहीं करते, और डीसी वोल्टेज ओनली, तो ये ठीक है कुछ हद तक, बट डीसी एंड एसी बोथ वोल्टेज दोनों ही मेजर कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द डीसी एमीटर शंट। ओके, फॉर अ डीसी एमीटर्स शंट के लिए क्या ज़रूरत हमारा नहीं है, तो हाई थर्मल ऑटोमेटिक फोर्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर, तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारी एक रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद हमारा टाइम इनवेरिएंट रिक्वायरमेंट और कैरी करंट विदाउट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो आपका लो टेम्परेचर मतलब कुल मिला के क्या है कि टेम्परेचर आपका कम रहना चाहिए। ओके, तो एक तो ये मेन है, बाकी टाइम इनवेरिएंस जो प्रॉपर्टी है तो वो हमारी ज़रूरत है। तो डीसी एमीटर शंट की बात करें तो हाई थर्मल ऑटोमेटिक फोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा है। ओके, इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो आपका वॉट आवर मीटर जो है, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वॉट आवर मीटर। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इंटीग्रेटिंग आपको वॉट आवर मीटर। उसके बाद आगे चलेंगे 121 पे, एन एमीटर हैज़ अ करंट रेंज दे दिया मैं 0 से 5। ओके, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन आपका 0.4 ओम है। ओके, और इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज, इसकी रेंज को 0 से 50 एम्पियर आपको करना है। वी नीड टू ऐड रेजिस्टेंस ऑफ, तो हमें कैसा रेजिस्टेंस, और फिर आंसर में ये भी बताना है कि पैरेलल में ऐड करना है या फिर सीरीज में ऐड करना है। ओके, तो हमेशा करंट की रेंज को अगर बढ़ाना है तो उसके पैरेलल में आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे ये लॉजिक समझो, ये करंट आई है जो कि पहले आई ही जा रही थी इसके थ्रू, बट अब वो दो में बढ़ जाएगी, एक तो आई एम इसके थ्रू जाएगी और ये आपका आई एस एच जो आई शंट में जाएगी, ये अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कुछ इस तरीके से, पहले तो आप निकालो एम की वैल्यू। ओके, एम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है निकालना। तो एम क्या होता है, जो 50/5 मतलब हमें कितने गुना, ये मल्टीप्लायर बोल सकते हैं कि कितने गुना हमें, गुना मतलब हिंदी वर्ड है, कितने टाइम्स हमें रेंज को बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको 50 तक बढ़ाना है, 5 से 50। ओके, 5 से 50 मतलब 10 गुना, तो ये आपने 10 निकाल लिया एम। अब यहाँ पे अगर कभी भी इस तरीके का आपसे क्वेश्चन आता है जिसमें शंट में रजिस्टर लगाया है एम मीटर के, तो आर एस एच, ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू इक्वल टू आर अपॉन एम -1, मतलब आपको जैसे आर यहाँ पे कितना है 0.4, तो 0.4 अपॉन आपका एम -1 कितने गुना, 10 गुना, 10 से 1 कम कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो ये जो भी वैल्यू देगा, ठीक है, इतना आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है। तो ये आपका वैल्यू ऑप्शन में तो ये दी थी, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट ऐसे करके निकालनी थी पहले 0.044, इस ऑर्डर की आएगी, ये तो आपको वैसे ही दे दिया था। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आर एस एच आर अपॉन एम -1, ईजी फॉर्मूला कुछ है नहीं, और एम आपको कितने गुना आपको बढ़ा रहा है वो एम है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की। यहाँ पे बात हो रही है इंडक्शन वॉट मीटर्स की, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या रिलेशन होता है हमारा वोल्टेज के साथ में, हमें ये बताना है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। ओके, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी वोल्टेज के स्क्वायर के, ये स्क्वायर याद रखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इंडक्शन वॉट मीटर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। उसके बाद आगे चलते हैं स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी स्केल आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है। ओके, क्यों, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही याद रखेंगे, इसको हटा दूँ पहले मैं, याद रखेंगे जो टॉर्क है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी ये लीनियर नहीं रहा, लीनियर तब तक होता जब तक आई की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता। ओके, तो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क आपका, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म बन गया। उसके बाद आगे चलते हैं वोल्ट मीटर एज। वोल्ट मीटर एज ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, एक होता है करंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स, फिर एक हो गया एम मीटर, एक हो गया वोल्ट मीटर। जो चीज़ इसकी होती है, जैसे करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, तो वोल्ट मीटर का भी आपका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया, और जो इसका जीरो होता है वो इसका जीरो, अपोजिट रिलेशन होता है, तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रैक्टिकल केस में, और आइडियल केस में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा।
उसके बाद ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो फॉर्मूले लग रहे हैं। देखो एक फॉर्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं, जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फुल स्केल करंट के। ये फुल स्केल करंट है IFS, तो सेंसिटिविटी इज 1/IFS, ये तो लग ही गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा टॉर्क का है, टॉर्क हमारा N नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू I इंटू A, NBIA, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। उसको सॉल्व करके हमने टॉर्क निकाला अलग। टॉर्क हमसे पूछा था क्वेश्चन में, दो चीज़ पूछी थी, ए का क्वेश्चन है, दो चीज़ पूछी थी। एक तो टॉर्क ऑन द कॉइल पूछा था और सेंसिटिविटी पूछी थी। सेंसिटिविटी के लिए तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये 25 मिली एम्पेयर, ठीक है, फुल स्केल करंट, इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो सेंसिटिविटी बता देगा। तो इस हिसाब से है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है। दो चीज़ हमसे पूछी हैं, पहले सेंसिटिविटी निकालते हैं। अगर आपको पता है सेंसिटिविटी को कैसे निकालेंगे, सेंसिटिविटी की चारों वैल्यूज़ अलग दे रखी हैं, है ना, और टॉर्क की तो 3 वैल्यूज एक है और एक वैल्यू अलग है। अगर आपको सेंसिटिविटी की चारों वैल्यू अलग है तो एक ही सही होगी उसमें से, वो आप सही निकाल लो, ये सही निकल गई। अब आंसर यही होगा, तो अब आपको टॉर्क निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे है कि मानक प्रतिरोध का, मानक प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस को बोलते हैं, आपका मैग्नीन का बना होता है। ओके, तो ठीक है। एन इंडक्शन मीटर की बात हो रही है। ओके, कैन हैंडल करंट अप टू, तो एक इंडक्शन मीटर की अगर बात करें तो अप टू 100 एम्पेयर, काफ़ी अच्छी बड़ी वैल्यू है। अप टू 100 एम्पेयर आपका एक इंडक्शन मीटर हैंडल कर सकता है करंट की वैल्यू को। ओके, उसके बाद आते हैं 128 पे। इन थर्मोकपल के अंदर की बात हो रही है कि टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर द आउटपुट वोल्टेज इज यूजली मेजर्ड बाई, तो थर्मोकपल टाइप का टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर जो है उसके अंदर आउटपुट वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड बाई हाई रेजिस्टेंस मिली वोल्ट मीटर। तो आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने यूज़ किया मिली वोल्ट मीटर को, बट कैसा, ये इंपॉर्टेंट है, हाई रेजिस्टेंस वाला मिली वोल्ट मीटर। किसको, आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए, किसके अंदर, थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। ओके, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया TTT, थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर आता है कि 125 इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर्स मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जीज। तो इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, ठीक है, एनर्जी मीटर है, तो किलो वॉट आवर ही, किलो वॉट सॉरी वॉट आवर में तो मेजर करेगा, ये तो आपका है ही, ठीक है, वॉट आवर में मेजर करेगा, क्योंकि एनर्जी के मेजर की यूनिट यही होती है, या तो जूल हो गई, या इस तरीके से देखें तो आपका वॉट आवर हो गई, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या होती है, P/T। अब यहाँ पे हम बात किसी पर्टिकुलर उसकी कर रहे हैं, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ओके, तो यहाँ पे किलो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट करता है, जैसे 1000 वॉट आवर आपका 1 किलो वॉट आवर, तो 1 यूनिट इसकी किलो वॉट आवर, तो इसमें किलो वॉट आवर होगी। बाकी तो देखो किलो वॉट तो केवल पावर की यूनिट हो गई, और वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव ये भी पावर की यूनिट हो गई। कैसी, अपरेंट पावर, तो जब रिएक्टिव पावर, तो ये तो सब होंगी नहीं, तो फिर आपका या तो ये होगा या ये होगा, उन दोनों में से क्या होगा, किलो वॉट आवर वाला होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हाउस होल्ड एनर्जी मीटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड एनर्जी मीटर हमारा किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन में वो यही कहना चाह रहा है, उसने वहाँ नहीं कहा, लेकिन ऑप्शन में यही कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन RRB और BSNL में 2 बार पूछा है। तो ये आपका एक इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपका हाउस होल्ड एनर्जी मीटर। ओके, तो ये निशान भी बनाया है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इधर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 129 अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट रीडिंग व्हेन यूज्ड एट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट करेक्ट रीडिंग कब देता है, ओके, या कहाँ पे उसको यूज़ करें तो वो करेक्ट रीडिंग देता है, कौन सा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो वो करेक्ट रीडिंग देता है जब उसको केवल एक फ्रिक्वेंसी पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 फ्रिक्वेंसी पे आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट करंट रीडिंग देता है, ओनली 1 फ्रिक्वेंसी। ओके, उसके बाद इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। तो 130 में क्या कह रहा है देखते हैं। अजर्सन क्या दिया है यहाँ पे कि शंट ऑफ एन एमीटर हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। एमीटर का जो शंट है, शंट मतलब उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। तो ये तो अजर्सन दिया है। रीज़न क्या है, शंट में भी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अगर शंट को दोनों में ही जोड़ सकते तो उसको शंट क्यों कहते हैं ना, तो वो केवल पैरेलल में जोड़ता है। तो ये तो रीज़न तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन अजर्सन जो था वो सही है कि शंट का जो एमीटर में जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है वो काफ़ी लो होता है। अब हमने ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने ये कैलकुलेट किया था, जैसे यहाँ पे, तो ये देखो कितनी कम वैल्यू आई है, 0.044 ओम, बहुत कम। तो वो लो वैल्यू के ही होते हैं। ओके, तो 130 क्या हुआ, 30 हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने देख लिया नहीं। 2 मीटर्स एक्स और वाई 2 मीटर हैं,
रिक्वायर 40 मिली एम्पेयर एंड 50 मिली एम्पेयर करंट आपका 2 मीटर एक्स और वाई रिक्वायर करते हैं फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट। तो सेंसिटिविटी पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेंसिटिविटी तो आपका जो कम वैल्यू वाला होगा उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, तो एक्स आपका मोर सेंसिटिव है ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई फुल स्केल। अब यही बात होती है कि इसी फॉर्मूले पे ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है, तो आपको अब तो दिमाग में रट जाना है कि आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, इसी को प्रैक्टिस है, रिवीजन कहते हैं। उसके बाद आता है वॉट मीटर इज ऑफ। तो वॉट मीटर जो होता है आपका वो किस तरीके की डिवाइस है, इज ऑफ डायनमोमीटर टाइप डिवाइस। ओके, कैसा डायनमोमीटर टाइप, तो PPMMC नहीं और मूविंग आयरन टाइप नहीं, हॉट वायर टाइप नहीं, डायनमोमीटर टाइप। उसके बाद आता है आपका 32, यहाँ पे कह रहा है कि इन अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, तो टाउ सी जो है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 136 में क्या कह रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस जो पहले से लो कह रहा है ऑफ द मिली एमीटर मस्ट बी वेरी लो फॉर, ठीक है, तो फॉर मिनिमम इफेक्ट ऑन द करंट इन द सर्किट। अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का आपका मिली एमीटर का ज़्यादा हो जाएगा मान लो, तो क्या होगा कि उससे करंट फ्लो कर जाएगी। ये है, जैसे ये आपका एमीटर है वो भी मिली एमीटर, और ये आपका उसके संग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा आपका ये है मिली एमीटर। अगर इसका वैल्यू मैं ज़्यादा कर दूंगा तो करंट इससे ज़्यादा फ्लो होगी, तो फिर ये रीड क्या करेगा, तो इसको तो हमें इस तरीके से बनाना है कि ये रीड करे करंट की वैल्यू को, और जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है उसको अफेक्ट ना करे, है ना। तो ये मेन चीज़ है, इसकी वजह से क्या है, ड्यू टू मिनिमम इफेक्ट ऑफ करंट ऑन द सर्किट, ठीक है, मिनिमम इफेक्ट ऑन द करंट इन द सर्किट, इसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस मिली एमीटर का लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133, द डैश द मीटर कॉइल इन अ वोल्ट मीटर। तो सीरीज में, ठीक है, द डैश या फिर बोले तो मीटर कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ वोल्ट मीटर, ये इस तरीके से कि मीटर कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज इन अ वोल्ट मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन, सीरीज में जोड़ा जाता है मीटर कॉइल को। उसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या है कि घरेलू ऊर्जा मीटर है, ठीक है, तो हाउस एनर्जी मीटर जो होता है एकीकृत यंत्र है, एक तरीके का इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होती है। हमने ऊपर देखा है एनर्जी मीटर जो इंडक्शन एनर्जी मीटर है तो उनकी यूनिट किलोवाट आवर है, और एक तरीके के इंटीग्रेटिंग है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं एनर्जी मीटर, वो भी हाउस वाले, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमने अभी देख लिया, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर, मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर। उसके बाद यहाँ पे आता है कि क्या चीज़ आपकी गलत है, नॉट करेक्ट। तो एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर डॉज एप्रिसिएबल करंट फ्रॉम द सोर्स। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो होता है तो वो काफ़ी करंट को सोर्स से ड्रॉ करता है, तो ये चीज़ आपकी गलत है। जो आप अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो वो फ़र्क नहीं डालते, जो आपके एक्चुअल करंट या वोल्टेज वहाँ पे चल रहा होता है सर्किट के अंदर। तो वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई, ठीक है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। हाँ, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ये चीज़ सही है। एन एमीटर शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, ये भी सही है। एंड अ शंट शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, और ये भी सही है। शंट क्या है, जो आपके जैसे एमीटर के पैरेलल में आपने शंट लगाया तो उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए, सब हमने देख लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो है तो वो तो ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे जो ये कह रहा है ये चीज़ आपकी गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो 135 पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 वॉट मीटर विधि द्वारा 2 वॉट मीटर फेज मेथड जो भी है 3 फेज ऊर्जा माप में 1 वॉट मीटर का मान 0 है, लोड का पावर फैक्टर क्या होगा। तो 2 वॉट मीटर जो मेथड होता है उसमें 2 अलग अलग पावर की वैल्यू है, तो वहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो हिंदी में दिया कोई बात नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो tan थीटा आपका होता है वो √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 ये होता है। अब उन्होंने कह दिया कि एक का तो माप जो है वो 0 है, ओके, 1 वॉट मीटर का मान 0 है, तो जब एक 0 हो गया तो फिर दूसरा वाला भी कट गया, तो केवल √3 बचा। तो √3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री से हम पावर फैक्टर cos थीटा निकाल सकते हैं, cos 60 आपका 0.5। तो जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि 1 वॉट मीटर का मान 0 है, वहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे इसको देख के क्या कहेंगे कि tan थीटा आपका √3 60 डिग्री है, इसका मतलब √3 है, tan थीटा आपका √3 है, और √3 होने से आपका एंगल 60 डिग्री हो गया, तो आप cos 60 0.5 हो गया। तो इस तरीके से इसको निकाला है। उसके बाद आता है 139 पे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कैन बी यूज फॉर बोथ AC और DC, करंट एंड वोल्टेज, हर चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेजेस के लिए और ऑल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेजेस के लिए। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपके दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और
नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुरंत क्या दिखा रहा हूँ कि ये आपके जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था इस लेक्चर के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो केवल वोल्टेजेस को ही मेजर करते हैं। ओके, ओनली वोल्टेजेस, करंट्स को नहीं। अब वोल्टेज तो दोनों डीसी एसी। अब हम वापस आते हैं, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, वापस आते हैं अपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि कहाँ गया, यहाँ पे है। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट 139 में ये दोनों को मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा, दोनों मतलब एसी और डीसी और करंट और वोल्टेज सब कुछ। उसके बाद आता है आपका पीएमएमसी मीटर। ओके, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला हो गया। तो पीएमएमसी मीटर है वो यूनिफॉर्म स्केल, इसकी स्केल यूनिफॉर्म होती है। ऐसा क्यों है? क्यों यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? जो टाउ डी है वो आपका करंट के प्रोपोर्शनल है, या फिर जो टॉर्क है सिंपल वो करंट के प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर या रूट या पावर 3 के नहीं। ठीक है, मतलब पावर 1 होनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म हो गए। ओके, अब यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हो गया कि बोथ स्प्रिंग कंट्रोल एंड हैविंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेरीज डायरेक्टली एज करंट। तो दोनों जो स्प्रिंग कंट्रोल है और जिनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के संग डायरेक्टली वो करते हैं। ठीक है, एंड हैविंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेरीज डायरेक्टली एट द करंट। तो यही चीज़ है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और स्प्रिंग दोनों ही आपके करंट के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी करंट की पावर 1 के संग। तो मतलब वो पूछ रहा है कि क्यों यूनिफॉर्म स्केल्ड है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ वाले, बीएसएनएल में और आरआरबी एसएससी दोनों में पूछा था। उसके बाद 143 पे आता है कि हॉट वायर एमीटर की अगर बात कर रहा है, हॉट वायर एमीटर रीड्स इक्वली वेल ऑन डीसी एंड एसी सर्किट। तो ये मेथड भी आपका दोनों पे काम कर लेता है, रीड इक्वली वेल ऑन डीसी एंड एसी सर्किट, हॉट वायर एमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर मस्ट हैव वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होना चाहिए। ये चीज़ हमने देखी है। ऐसा क्यों है? टू ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो हमारी जो वोल्ट मीटर है वो करंट की रीडिंग ना ले, केवल वोल्टेज की रीडिंग दे। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर है वो आपका टू ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो सारी की सारी करंट जो जा रही है, जैसे वोल्ट मीटर लगाया है तो वो सारी की सारी करंट आपके इस रेजिस्टेंस से निकल जाए, जिसकी हाई वैल्यू है, ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो आपका वोल्ट मीटर में डैमेज ना हो। इस वजह से उसके संग हम हाई इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं वोल्ट मीटर के संग। उसके बाद आता है कि द मीटर सूटेबल ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट। तो कौन सा मीटर है जो केवल डीसी मेजरमेंट के लिए सूटेबल ज़्यादा है? तो आपका परमानेंट मैग्नेट टाइप हो गया। जो पीएमएमसी वाले होते हैं ये अलग हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले हमने देखे थे वो केवल वोल्टेज के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और मूविंग आयरन टाइप हमने देखे ये हर किसी चीज़ के लिए यूज़ हो जाते हैं। और हॉट वायर तो अभी हमने देखा कि हॉट वायर एमीटर रीड्स इक्वली वेल ऑन डीसी एसी सर्किट, जो दोनों पे काम कर लेते हैं। तो केवल क्या बचा आपका, केवल डीसी के लिए पीएमएमसी बचा। जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं केवल आपका डीसी पे ही अच्छे से काम करते हैं। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 145। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 145 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है हाईएस्ट पावर कंजम्पशन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, मतलब पावर कंजम्पशन कौन करता है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके नाम से लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हीट का भी हमारा काम आ जाता है, तो इसके हिसाब से आपका हाईएस्ट पावर कंजम्पशन आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट करते हैं। मूविंग कॉइल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, डायनमोमीटर नहीं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे, पावर फैक्टर मीटर। एक पावर फैक्टर मीटर के पास क्या होता है? तो 2 करंट सर्किट्स होते हैं और 2 ही प्रेशर सर्किट्स होते हैं। ठीक है, 2 करंट सर्किट्स और 2 आपके प्रेशर सर्किट्स। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक तो करंट सर्किट्स और एक प्रेशर सर्किट्स, और दोनों ही आपके 2 होते हैं। ओके, तो पावर फैक्टर मीटर के पास आपके 2 करंट सर्किट्स और 2 प्रेशर सर्किट्स। उसके बाद आते हैं 142 पे कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी में यूज़, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? वी में यूज़ आपका किलोवाट आवर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या बोली हमने? किलोवाट आवर। तो फिर उसी के नाम पे किलोवाट आवर मीटर को हमें यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया 147 कि एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उसका नाम ही है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर एक अलग चीज़ हो गई, इंस्ट्रूमेंट अलग चीज़ हो गई। तो उसकी किसकी रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस चीज़ की रेंज बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करते हैं? तो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं। ओके, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाने के लिए। ऐसे आपके 2 तरीके के, ये करंट ट्रांसफार्मर और आपका ये आपका पोटेंशियोमीटर ट्रांसफार्मर शायद, या फिर ये पावर ट्रांसफार्मर, अलग अलग सीटी और पीटी, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद वॉट मीटर कान बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो वॉट मीटर को किसके प्रिंसिपल पर डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं? तो आपके क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की तरह कर सकते हैं उस पर डिज़ाइन, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट। आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वॉट मीटर
टाइप का हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। वैसे तो नहीं, यहाँ प्रिंसिपल की बात कही कि कांट पे डिज़ाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बट यहाँ पे बात कर दी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रहा है इस वजह से। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपके वाट मीटर टाइप के, या वाट मीटर आपका मूविंग आयरन टाइप का आपका नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोकपल और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक, ये सारे हो सकते हैं वाट मीटर की अगर बात करें तो। उसके बाद आते हैं 149 पे कि इन एनर्जी मीटर ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस। तो एनर्जी मीटर के अंदर ये क्या बात कर रहा है, ब्रेकिंग टॉर्क की, ठीक है। एक होता है ब्रेकिंग तोड़ने वाला, एक होता है ब्रेकिंग। ओके, तो ये ब्रेकिंग टॉर्क की बात कर रहा है। सो इज प्रोड्यूस टू, इसको किस लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मेंटेन द स्टेडी स्पीड सॉरी ओके, स्टेडी स्पीड कब होगी, जब ब्रेकिंग उसके पास होगी, एंड इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क। और इसी को हम किसके इक्वल रखते हैं, इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क के भी इक्वल रखते हैं। किसके अंदर, एनर्जी मीटर की बात हो रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। एनर्जी मीटर के अंदर ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क होता है, और उससे स्पीड भी मेंटेन रहती है हमारी। उसके बाद आखिरी पे आते हैं, अब वोल्ट मीटर मस्ट हैव अ वेरी हाई, क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। किस वजह से, ये तो बात उन्होंने बता दी। ओके, सो दैट द मीटर ड्रॉज मिनिमम करंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मीटर से करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो मीटर मतलब ब्रेक हो जाएगा या फिर फूक जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो मीटर कम से कम करंट ले अपने थ्रो मतलब वोल्ट मीटर के थ्रो कम से कम करंट जाए, मेन चीज़ ये है। ओके, 150 यहाँ पे हुआ, 151 से है CRO, ये देखेंगे नेक्स्ट में।